हाँ, तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप सभी? आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों महक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने टेंस को कवर कर लिया है, ठीक है? आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है वॉइस। आज अपन वॉइस मतलब सीखेंगे, ठीक है? वॉइस को स्टार्ट करेंगे कि ये क्या होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो वॉइस के अगर अर्थ की बात करी जाए तो वॉइस का मतलब होता है वाच्य, ठीक है? अब ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। अब क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पैसिव, हमें ये भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो देखो एक्टिव की अगर बात करी जाए तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ठीक है? अब सक्रिय यानी जब कर्ता, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो स्वयं क्या हो, सक्रिय हो, यानी स्वयं कार्य करे, स्वयं कार्य करे, यानी खुद एक्टिव हो और वो खुद कार्य करे। एक एग्जांपल देखो, राम राइट्स ए लेटर। अब ये एक एग्जांपल आया, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है। अब इसमें पत्र को लिखने वाला कौन है, राम है, यानी इसमें राम खुद काम कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है? अब अगर पैसिव की बात करी जाए तो पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि एक्टिव तो वो होता है जब कर्ता स्वयं एक्टिव हो, स्वयं काम करे, तो वो मतलब एक्टिव होता है। और पैसिव का मतलब निष्क्रिय, यानी जब कर्ता काम ना करे, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य हमें बताया जाए, यानी कि जब कर्ता, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो स्वयं कार्य ना करे, बल्कि उसके द्वारा, उसके द्वारा किया गया कार्य बताया जाए, तो वो क्या होता है, पैसिव होता है। जैसे इस एग्जांपल को मैं पैसिव में चेंज करता हूँ, यानी कि अभी एक एग्जांपल है राम राइट्स ए लेटर, तो मैंने इसको चेंज कर दिया पैसिव में, ए लेटर इज रिटन बाय राम। अब इस वाक्य का क्या अर्थ बना, इस वाक्य का ये अर्थ बना कि एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया। अब एक चीज अगर आप गौर से देखो तो वैसे ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना? इसमें मतलब राम खुद काम कर रहा था, बस इसमें मतलब पैसिव में क्या हुआ कि राम के द्वारा किया गया कार्य बताया गया, ठीक है? तो वो हमारा क्या होता है, पैसिव होता है। यानी कि मतलब पैसिव के अंदर मतलब राम मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो खुद एक्टिव नहीं होकर निष्क्रिय होता है और उसके द्वारा किया गया कार्य बताया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, पैसिव होता है, ठीक है? अब एक्टिव से पैसिव में बदल मतलब एक्टिव को पैसिव में बदलने के रूल जो है, बस अब हमें वो ध्यान देना है, ठीक है? अगर एक बार आपने वो रूल अच्छे से लर्न कर लिए तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सिंपल इंटेरोगेटिव में जो मतलब इंटेरोगेटिव यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक जो डब्ल्यू एच वर्ड जो मतलब सेंटेंस होता है वो आपको इसी वीडियो में मतलब आप सीख जाओगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब रूल्स की अगर बात करी जाए तो रूल्स कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखो बच्चों, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको वॉइस सीखना है तो आपको टेंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आपको वहाँ पे पूरे 12 टेंस मिल जाएंगे, आप उनको एक बार ज़रूर देखो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक्टिव से पैसिव बनाने का जो पहला रूल है वो देखो कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो या फिर डू डज। अब आप एक बात याद करो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर डू डज कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है, ठीक है? तो ये जब चीज आए तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम लेनी है। और वर्ब की हमेशा पैसिव में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी वॉइस के अंदर क्या होगा कि जब अपन एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब हमेशा तीसरी आएगी, ये तो आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है? फिर अगर सेकंड रूल्स की बात करी जाए कि अगर वाक्य के अंदर इज, आर, एम आ रहा है तब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, यही हेल्पिंग वर्ब लेनी है, इज, आर, एम, लेकिन इनके साथ क्या लगाना है, बीइंग लगाना है।
और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड यानी अगर हैज़ या हैव आ रहा है, हैज़ या हैव आ रहा है तो हमें हैज़ या हैव ही लेना है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हैज़ बीन और हैव बीन तो मतलब हैज़ है तो हैज़ बीन हैव बीन में चेंज हो रही है, तो आगे वाला मतलब जो हैज़ बीन हैव बीन वाला है वो किसी में नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म आ रही है या फिर डिड आ रहा है तो इस टेंस को याद करो, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है, वाज या वर, और वर्ब फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पांचवा रूल, अगर वाज या वर आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, वाज या वर ही लेना है, उसके साथ हमें क्या लगाना है, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर अगर हेड आ जाए तो देखो हेड तो एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो हेड का हेड ही आएगा, साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर जो सातवां चेंजेस है वो है विल या सेल का, तो अगर विल या सेल आ रहा है तो हमें विल या सेल ही लेना है, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में। उसके बाद विल हैव आ जाए या फिर सेल हैव आ जाए तो हमें ये की हेल्पिंग वर्ब लेनी है, यानी कि विल हैव और सेल हैव ये ही हेल्पिंग वर्ब लेनी है, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, थर्ड फॉर्म लेनी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट में आपको एक मतलब जो ये जो बीन बीन का जो जहाँ पे यूज हुआ है उनको अगर अलग से बताऊं तो आपको कंटिन्यूअस टेंस देखो, इज, आर, एम, ये कंटिन्यूअस है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और वॉज या वर ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनके साथ आपको क्या यूज करना है, बीइंग का। आई बात समझ में। उसके बाद हैज या फिर हैव, उसके बाद हैड, फिर विल हैव और शैल हैव। अब इनको अगर आप ध्यान से देखो तो देखो हैज या हैव ये पास्ट मतलब परफेक्ट टेंस है, हेड कौन सा है, सॉरी, हैज या हैव है प्रेजेंट परफेक्ट है, हेड कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, और विल हैव या सेल हैव ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो इनके साथ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। ठीक है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब और है वो है विल या सेल, खाली विल या शेल। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इनके साथ आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, बस और कुछ नहीं है। ये इतना सा रूल है, फर्स्ट रूल ये है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब अगर मैं सेकंड रूल की बात करूं तो वो है प्रोनाउंस, यानी कि आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, फिर यू, योवर, यू, फिर ही, हिज, हिम, शी, हर, फिर दे, देयर, देम, फिर लास्ट है इट, इट्स और इट। अब इनमें क्या करना है, यानी अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो इनमें क्या चेंजेस करना है, एक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर आई आ रहा है तो उसको क्या बना दो आप, मी बना दो। अगर मी आ रहा है तो उसको वापस क्या बना दो, आई बना दो। अब आप ये कह दो कि ये क्या सिस्टम है, ये जब अपन एग्जांपल करेंगे तब आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ये कोई हार्ड चीज़ है। वी आ रहा है तो अज, और अज आ रहा है तो वापस क्या बना दो, वी बना दो। यू का यू ही रहेगा, ही हिम में बदल जाएगा, और हिम वापस किस में चेंज हो जाएगा, ही के अंदर। बस ये सारा सारों में ये सिस्टम है। ठीक है, बस ये दो रूल्स अगर आपने अच्छी तरीके से याद कर लिए तो मेरी गारंटी है कि आपको सिंपल सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस और WH वर्ड सेंटेंस इस एक वीडियो में ही आप सीख जाओगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रूल्स है, अगर आप स्नैप लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद अपन मतलब इसका एक सूत्र देखेंगे, बस वो एक सूत्र है, एक मतलब फॉर्मूला है, बस वो एक सूत्र आपको याद करना है, बस वो याद कर लिया बाकी काम आपका अपने आप बन जाएगा।
हाँ, तो अब अपन सिंपल सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है? तो सिंपल सेंटेंस का एक सूत्र है, देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है? अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट कैसे चलेगा, ठीक है ना? वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट दो टाइप से चल सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और सेकंड फॉर्मेट क्या हो सकता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये दो फॉर्मेट मतलब सिंपल सेंटेंस के अंदर आएंगे, ठीक है? तो इन दोनों को अपन कैसे करेंगे? अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? एग्जांपल को देखो, राम राइट्स ए लेटर। अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इस दूसरे वाले वाक्य को देखो तो देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें ये रही, आई है ना, 2 नंबर पे। तो इस दो टाइप के मतलब फॉर्मेट चलेंगे, तो दोनों टाइप के फॉर्मेट को अपन मतलब करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो देखो, अब फर्स्ट सेंटेंस को देखो, ये सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब 2 नंबर पे क्या दी हुई है? वर्ब। और वर्ब के हमेशा बाद में याद रखो कि हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब सूत्र के अकॉर्डिंग चलो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? ए लेटर। तो ए लेटर। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो अब मान लो कि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें वाक्य कौन से टेंस का ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब वॉइस को सीखने के लिए आपको टेंस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब मतलब हेल्पिंग वर्ब होती तो हमें पता चल जाता, लेकिन इसमें वर्ब दी हुई है, तो अपन वर्ब से पता लगाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो आप गौर से देखो, क्रिया में देखो एस या ई एस लग रहा है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? जो मतलब डू डज है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? एच या ई एस लगता है। मैंने उस मतलब रूल लिखाते टाइम आपको बताया था। तो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म हो एच या ई एस हो तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? इज, आर, एम। तो ए लेटर देखो, ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आएगी। उसके बाद लेना है बीन बीइंग बी। तो देखो बच्चों, बीन बीइंग बी का यूज कब होगा? आपको एक चीज याद रखनी है, इज, आर, एम, वॉज, वर, या फिर हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, या फिर विल या शैल। ये हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव में आ रही है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के अंदर आ रही है, तो ही हमें बीन बीइंग बी में से किसी एक का यूज लेना है। आई बात समझ में? यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में नहीं आ रही है तो हमें बीन बीइंग बी का यूज नहीं लेना है। ये बात आपको एक अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है? तो इस तीनों में से यहाँ पर कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि देखो मैंने लिखवा रखा है कि इज, आर, एम अगर आ रहा है तो साथ में क्या लगाना? बीइंग लगाना है। लेकिन अपन यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इतनी जो मैंने लिख रखी है वो किस में आनी चाहिए? एक्टिव वाले सेंटेंस के अंदर आनी चाहिए, ठीक है? अगर नहीं आ रही है तो हम नहीं लगाएंगे, आती है तो हम जरूर लगाते हैं। जब ये सेकंड मतलब सेंटेंस अपन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? उसके बाद है V3। अब वर्ब कहाँ है? ये रही। तो राइट का तीसरा फॉर्म क्या होता है? रिटर्न। उसके बाद क्या चाहिए? बाई। तो ये लो बाई। और उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। अब देखो, राम तो एक लड़के का नाम है, इसलिए ये चेंजेस नहीं होगा, है जैसा का जैसा आ जाएगा। ये लो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, एकदम इजी है। सेकंड वाक्य को देखो, क्या दे रखा है? सब्जेक्ट, फिर देखो 2 नंबर पे एच भी आई है ना, इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट लगा है। उसके बाद में ये जो है, ये क्या है? वर्ब। उसके बाद वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है? अब सूत्र के अकॉर्डिंग चलो, सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, और वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। तो ये लो क्रिकेट। फिर चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब आई है बस वो यूज करनी है। क्या हेल्पिंग वर्ब आ रही है? इज, आर, एम। मैंने लिखाया था ना कि अगर इज, आर, एम आए तो हमें इज, आर, एम में से यूज करना है, ठीक है? अब देखो, पहले सब्जेक्ट ही था इसलिए इज आया। अब इसकी जगह ली किसने? ऑब्जेक्ट ने ली, तो अब ये सब्जेक्ट की जगह माना जाएगा। तो इस क्रिकेट को देखो, वो क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्योंकि इज, आर, एम 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो इज आता है सिंगुलर के साथ, और आर आता है प्लूरल के साथ, और एम किसके साथ आता है? आई के साथ। तो क्रिकेट यहाँ पे सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? ये की आ जाएगी, यानी इज आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद देखो बीन बीइंग बी। अब देखो मैंने क्या कहा
ये हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव वाले सेंटेंस के अंदर आ रही है तो इन तीनों में से किसी एक का यूज जरूर होगा। और आया क्या है, इज आर एम, तो इज आर एम के साथ हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, तो लगाओ बीइंग, ये लो। फिर क्या है V3, अब क्रिया देखो ये रही प्लेइंग यानी प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। उसके बाद क्या है बाई, तो ये लो। और उसके बाद सब्जेक्ट, अब ही जब इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, हिम के अंदर। मैंने क्या बताया था, ही, हिज, हिम, यही तो था। तो ही यानी ऊपर वाला नीचे में, और मान लो ये अगर मान लो कहाँ होता, ऑब्जेक्ट की जगह होता, जब अपन इधर लाते तो ये वापस क्या बन जाता, ही बन जाता। लेकिन ही इधर आ रहा है तो इसमें किस में चेंज हो जाएगा, हिम के अंदर। ये लो आपका वाक्य बन गया, क्या दिक्कत आई, ठीक है। अब देखो हमने सिंपल सेंटेंस मतलब मैंने दो ही लिए हैं, ठीक है। अब एक बार मैं आपको इससे इंटेरोगेटिव बनाना सिखाता हूँ, यानी अगर कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए वो वाला सिखाता हूँ। हाँ, तो अब अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब इंटेरोगेटिव को मतलब शुरू करने से पहले आपको उसका फॉर्मेट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर इंटेरोगेटिव शुरू होगा सेंटेंस तो वो कैसे होगा, पहले ये देखो। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, उसका फॉर्मेट क्या कहता है, देखो वो दो टाइप का होता है। पहला टाइप एचवी पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो एचवी से शुरू होने वाला और सेकंड क्या होता है, डब्ल्यू एच से। तो डब्ल्यू एच इसके जैसा ही है, कुछ नहीं है। एचवी से पहले क्या लगा दो, डब्ल्यू एच लगा दो, फिर वैसा का वैसा उतार दो, एचवी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर मैं डब्ल्यू एच वर्ड को गायब कर दूं तो देखो हेल्पिंग वर्ब वाला मतलब फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है ना। तो बस डब्ल्यू एच वर्ड वाले में क्या होता है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, इतना ही है, ठीक है। अब अब अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करी जाए, तो इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं करना है। अगर ये फॉर्मेट यानी जो सिंपल सेंटेंस का सूत्र अगर आपको याद है, तो बस एक चीज करनी है, हेल्पिंग वर्ब पहले और ऑब्जेक्ट बाद में। यानी इसका सूत्र कैसे बनेगा, पहले एचवी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बाकी सेम का सेम, कुछ चेंजेस नहीं है। बस लास्ट में एक चीज आ जाएगी, वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। बस इतना सही है, देख लो। मैंने सिर्फ इन दो का मतलब इनकी जगह एक्सचेंज करी है। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट था तो मैंने ऑब्जेक्ट को 2 नंबर पे ले लिया और एचवी को पहले ले लिया, बस इतना ही काम करा है और कुछ नहीं करा, बाकी पूरा सेम है। एग्जांपल देखो, डू यू प्ले क्रिकेट। अब ये एक एग्जांपल आया, देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दो टाइप से शुरू होते हैं, एक तो एचवी से, फिर दूसरा जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा, ठीक। हाँ, इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट देखो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले एचवी, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, और बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट चलता है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एचवी चाहिए, तो एक बार एचवी के लिए जगह छोड़ो आप। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को लेके आओ, क्रिकेट। अब ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया, अब वाक्य को पहचानो कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। अब ध्यान से देखो, डू या डज से वाक्य शुरू हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, इज, आर, एम लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल, तो ये सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। तो पहले एच भी आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अब बीन, बीइंग, बी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन तीनों का यूज तब ही होगा जब ये हेल्पिंग वर्ब किस में आए, एक्टिव के अंदर आए। अब ये एक्टिव ही तो है, पैसिव तो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव के अंदर अगर ये हेल्पिंग वर्ब आती तो हम तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर लेते, लेकिन कुछ भी नहीं लेना है। अब डायरेक्ट क्या लेना है, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, और वर्ब कौन है, प्ले, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। उसके बाद क्या है, बाई, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, यू, तो देखो यू का फॉर्मेट क्या कहता है, यू, योवर, यू, यानी इसको तो किस में भी बदल दो, यू यू में ही रहता है, ठीक है। तो ये यू आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचा, क्वेश्चन मार्क। ये लो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस भी ले लेते हैं।
ठीक है, अब एक एग्जांपल अपने और लिया है, तो देखो फॉर्मेट देखो, एचवी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें तो एचवी चाहिए, तो इसमें एचवी के लिए एक बार जगह छोड़ दो, ऑब्जेक्ट को लेके आओ, ए लेसन, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो ए लेसन एक पार्ट की मतलब बात हो रही है, सिंगुलर है, तो हैज हैव में से हमें क्या लेना है, हैज लेना है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हैज या हैव ही लेना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो यहाँ पे देखो ये सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई, हैज, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। अब आती है बात बीइंग, बीइंग बी की। अब दिमाग लगाओ, आप देखो ये एक्टिव है, वैसे हम बना रहे हैं, तो एक्टिव के अंदर हैज हैव आया, तो हैज हैव के साथ इस बार क्या लगेगा, बीन लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव वाले सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब आई है, इसलिए इसके साथ इन तीनों में से क्या लगेगा, बीन लगेगा। बीन, बीइंग, बी में से इनके साथ क्या लगेगा, बीन। फिर बी थ्री, यानी क्रिया का तीसरा रूप। अब देखो हैज या हैव परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब भी कौन सी आती है, तीसरी आती है, तो ये लर्न है जैसा का जैसा आ जाएगा। उसके बाद क्या है, बाई, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो यू, वापस जब इधर आएगा तो यू तो यू में रह जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये लो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। के डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच, और ये पूरा फॉर्मेट उतर जाएगा, यानी कि एच वी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, बीइंग बी, फिर वी थ्री, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। पूरा सेम फॉर्मेट है। देखो अगर मैं डब्ल्यू एच वर्ड को गायब कर दूं तो देखो सेम फॉर्मेट है, सेम सूत्र है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। वाक्य देखो, ठीक है, ये एक मतलब सेंटेंस आ गया। अब देखो इसकी शुरुआत किससे हो रही है, डब्ल्यू एच वर्ड से हो रही है। डब्ल्यू एच वर्ड का फॉर्मेट क्या कहता है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये हुआ डब्ल्यू एच वर्ड, ये हुई एच वी, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुई वर्ब, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो देखो हमें सारी चीजें जब मिल रही है तब हमारा सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता। अब देखो डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य अगर आए तो वाक्य को हमें डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू करना है। जैसे देखो इसमें वाई आ रहा है, तो जब अपन इसका पैसिव बनाएंगे तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है जैसा का जैसा आ जाएगा। उसके बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए एक बार आप जगह छोड़ो, उसके बाद क्या लो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, टी, तो ये लो। अब देखो एक्टिव के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज, आर, एम आ रहा है, तो हमें इज आर एम आते हैं, तब अपन इज आर एम ही लेते हैं, ठीक है। तो टी को देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इसके साथ इज आ जाएगी। वाई इज टी। अब देखो ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, पैसिव अपन बना रहे हैं, तो देखो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हुई है, इज, आर, एम। तो इज, आर, एम जब एक्टिव में आती है, मैंने आपको बताया कि ये अगर एक्टिव के अंदर आए तो हमें इन तीनों में से किसी का यूज लेना है, ठीक है। तो देखो इज, आर, एम आया तो साथ में हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, तो ये लो बीइंग, ठीक है। फिर चाहिए बी थ्री। अब इसमें क्रिया देखो ये रही वर्ब मेकिंग, तो मैक, मैक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैड। उसके बाद क्या है, बाई, तो बाई। उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू, तो यू तो यू में ही रहता है, और लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। ये लो आपका डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस हो गया। तो बच्चों ज्यादा कोई मतलब हार्ड ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, सबसे इजी टॉपिक है। इसके लिए आपको टेंस का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टेंस को आप एक बार जरूर देखो ताकि आपको मतलब हर चीज पहचानने में मतलब आसानी हो, ठीक है, वाक्य को बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो अब अपन आगे के वीडियो में मिलेंगे कुछ और सेंटेंस के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।